मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने गांधीयन एरा में गांधी जी के द्वारा चलाई गई मास स्ट्रगल को अच्छे से पढ़ा। उस मास स्ट्रगल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका बेसिस बना वो बना नॉन कॉपरेशन, असहयोग। नॉन कॉपरेशन के सेंस में ब्रिटिशर्स के इस्टेब्लिश जो लॉ कोर्ट्स हैं, उन लॉ कोर्ट्स को नॉन कोऑपरेट करना, असहयोग करना। मतलब कोई भारतीय अपने केसेस लेके वहाँ ना जाए और उन लॉ कोर्ट्स के द्वारा दिए जा रहे जजमेंट्स को भी फॉलो ना करे। इस तरह से आप असहयोग करिए तो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम अपने आप ही फेल हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन पब्लिक सर्विसेज में, किसी तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर भारतीय लगे हुए हैं वो जॉब पर ना जाएं, और अगर पब्लिक सर्विसेज यानी कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा आपको कोई ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कोई कमांड दी जा रही है, उसकी पालना मत करें। नॉन कॉपरेशन लेजिस्लेचर में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई वो बॉडीज़ जहाँ पर कानून बनाए जाते थे, जैसे आज की पार्लियामेंट है और आज की पंजाब की विधानसभा जहाँ पर लॉ बनता है, इन जगहों पर जो भी भारतीय चुन करके पहुँचे हैं वो वहाँ जा कर के कानून बनाने की प्रक्रिया में नॉन कॉपरेट करें, ना बनने दें, और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी भारतीय पालन ना करें। किसान रेवेन्यू पे ना करे, जो रेंट या रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा है वो उसे पे ना करें। भारतीय सेना छोड़ दें। इस तरह हर क्षेत्र में स्कूल छोड़ें, कॉलेज छोड़ दें अंग्रेज़ों के, यूनिवर्सिटीज़ छोड़ दें उनकी बनाई हुई, पूर्ण असहयोग कर दें। ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर दें, कोई विदेशी सामान वस्तु इस्तेमाल ना करें, भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरे भारत भर में सबने अपने वे में समझा। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेता उभर करके आए, लोकल लीडर्स, और जो लोकल रीजन्स थे, कहीं पर किसान परेशान था ज़मींदार से, कहीं पर किसान परेशान था लोकल बोर्ड के द्वारा लगाए टैक्सेस से, कहीं पर लेबर परेशान थी आसाम के चाय के बागानों में, किससे, द प्लांटर। हर कोई किसी न किसी कारण से अपनी लोकल रीजन्स की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहा था। उन्होंने नॉन कॉपरेशन के साथ जुड़ करके अपने लोकल लीडर्स के अंदर उन लोकल रीजन्स की वजह से अपनी मूवमेंट को परस्यू किया। हमने उनको नॉन कॉपरेशन के अंदर पढ़ा भी। इसी के तहत हमने एक मूवमेंट को डिटेल में डिकोड किया, दैट इज़ इन द पंजाब, द अकाली मूवमेंट। और इसी दौर के दौरान अब हमें डिकोड करना है वो ये कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत हमने एक चीज़ समझी थी कि लंबे समय से भारत में जो सोशल कल्चरल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें वर्ण आश्रम धर्म की पालना होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्णों को एक हायरार्किकल ऑर्डर में सेटल किया गया है। ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च है, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य उसके बाद और शूद्र उसके बाद। बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा था, वो बिहार की मूवमेंट थी जहाँ पर शूद्रों के द्वारा जनेऊ धारण किया गया और ब्राह्मणों के इस्टेब्लिश्ड इस ऑर्डर के साथ नॉन कॉपरेशन किया। मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो बहुत आगे ले गए कि अगर कोई उत्पीड़न है वो किसी भी रूप का है, अगर कोई किसी को सप्रेस करता है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अगर कोई वो धार्मिक प्रथा है, अगर कोई वो कुरीति है, कोई वो परंपरा है, हम उसके साथ भी नॉन कॉपरेट करेंगे। इसी में पूरे भारत भर में एक स्ट्रॉन्ग नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स का दौर आया, जिसमें जो मूवमेंट्स है उनका फोकस नॉन ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज़ पे था। आई बात समझ में? ब्राह्मण की विरोधी मूवमेंट, आज हम उन्हें समझेंगे। इन्हें समझते हुए हमें इन्हें 1920, 30, 40 के दौर में अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इनके पीछे की आइडियोलॉजी को समझने के लिए, बेसिस को समझने के लिए हमें इनके ओरिजिन से इन्हें ट्रेस करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमने इन मूवमेंट्स को पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज हम इसे सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर ज़्यादातर मास मूवमेंट से मर्ज करना चाहेंगे, गांधी एरा तक लाना चाहेंगे। लेकिन उस एरा में कौन कौन से थॉट्स, एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस एंटर हुई हैं, उसे समझने के लिए इन मूवमेंट्स को ट्रेस तो करना ही पड़ेगा, उनके ओरिजिन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसी प्रक्रिया के तहत आज हम आगे बढ़ेंगे। सोशो कल्चरल मूवमेंट्स की शुरुआत, कार्यक्रम क्या क्या थे, उसे समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए, एक बात तो प्रमाणित है कि भारत में
बहुत ही पुरानी व्यवस्था है समाज को ऑर्गेनाइज करने की, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की। क्या है? एक ऑर्डर है। इस समय हम क्लास में बैठे हैं तो एक ऑर्डर है। जज के कोर्ट रूम में भी एक ऑर्डर होता है ना, जब आप उसे हंगामा करके ख़त्म करते हैं तो वो क्या कहता है? ऑर्डर ऑर्डर। वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है आपको, वो आपको बता रहा है कि ऑर्डर में रहो। ऑर्डर ये है कि आप शांत रहो, मतलब नियम है, जैसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। इस तरह से एक ऑर्डर सोसाइटी का इस्टेब्लिश हुआ है, जिस ऑर्डर का बेसिस था वर्ण आश्रम धर्म, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था के तहत व्यवस्था ये थी कि ब्राह्मण सबसे सुप्रीम पोजीशन रखता था सोसाइटी में, चाहे वो फाइनेंशियली रिच है या नहीं है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, ये मायने नहीं रखता था। उसकी सोशल पोजीशन प्राइम थी, सुप्रीम थी। यानी कि हो सकता है जब आप पैसे गिनने पर आए उसकी जेब से 100 रुपया भी ना निकले, लेकिन वो किसी अरबोंपति वैश्य से कहीं गुना ऊपर था जब समाज की बात आती थी। ये एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश था पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक, एंशिएंट से मॉडर्न तक। और इसका बेसिस क्या बना? अब आपने एक वर्ण के बेसिस पर संस्था बना रखी है। वर्ण ब्राह्मण है, वर्ण क्षत्रिय है, वर्ण वैश्य है, वर्ण ही शूद्र है। शूद्रों में आपने 2 कैटेगरीज बना दी। वो शूद्र जो शूद्र अति शूद्र नहीं है, जिन्हें हम अनटचेबल्स नहीं कहते, वो नॉर्मल शूद्र हैं। शूद्रों में एक शूद्र जो अति शूद्र है, जो अनटचेबल है, जिसकी परछाई भी पड़ जाना अपवित्रता का आधार है। तो आपने यहाँ पर ये वर्ण आश्रम सिस्टम के बेसिस पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर के आए, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द प्योरिटी एंड द पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एंड प्योरिटी के बेसिस पे ये सारा सिस्टम चला। जो अति शूद्र है वो पॉल्यूटेड है, जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है दे आर द प्योर। और पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही आपको प्योर होना है। मैं क्लैरिटी कर दूं कि हम इस प्रथा को समझाने के लिए ही इन बातों और इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की भावनाएं आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जब तक हम इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करेंगे इन कुरीतियों को हम सुधार भी नहीं सकते। और कुरीतियों को समझने के लिए उसकी चर्चा करनी अनिवार्य है, तभी हम इन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते। अब प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। अब आज की डेट में अगर कोई कानून है, कोई लॉ है, उसे सपोर्ट करने के लिए एक लॉ मेकिंग बॉडी है, एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए एक जुडिशरी है। अगर आप उस नियम की पालना नहीं करते तो जुडिशरी उसकी पालना कराती है। मतलब अगर आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप पे पेनल्टी लगती है, फ़ाइन लगता है या सज़ा मिलती है। अगर ये मैं हटा दूं अभी तो आप कानून की पालना ही क्यों करेंगे? मतलब एक एनफोर्समेंट बॉडी है जो उसको एनफोर्स कर रही है, एक बॉडी है जो उसे इनेक्ट कर रही है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है। तो आज की डेट में तो ये ऐसे चलता है। यू आर लिविंग इन द मॉडर्न सोसाइटी जिसमें एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व तो इस तरह की संस्थाएं ही नहीं थी। उस समय में समाज का एक ऑर्डर बनाने के लिए, समाज में नियम लाने के लिए, प्रथाएं लाने के लिए आप कुछ खास चीज़ों का सहारा लेते थे, और उनमें सबसे प्रमुख था धर्म। तो धर्म को आधार रख करके कई ग्रंथ और कई लिटरेचर, कई स्क्रिप्चर्स लिखे जाते थे कि समाज कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसमें से जिन लिटरेचर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें धर्मशास्त्र और सूत्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। जिन धर्मशास्त्रों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मनुस्मृति। मनुस्मृति आपने जिक्र सुना होगा। मनुस्मृति के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, समाज में कैसे जीना है, फीमेल को क्या करना है, मेल को क्या करना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे नहीं करनी। इसके बेसिस पर समाज चलता रहा। समय आगे बढ़ता गया, बदलते समाज ने अपने हिसाब से मनुस्मृति में भी परिवर्तन किए, नए क्लॉजेज ऐड किए और उसे भी आगे बढ़ाया। इसके तहत अब हुआ ये कि एक सेगमेंट बहुत स्ट्रांगली बहुत सारे प्रिविलेजेस से डिप्राइव्ड रह गया और एक सेगमेंट को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल गए। जो डिप्राइव्ड रहा वो मेनली शूद्र सेक्शन था। किस तरह से डिप्राइव्ड रहा? शूद्र जो था उसे किसी भी तरह से वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी।
एक समय बीत जाने के बाद उसे पुराण सुनने की अनुमति तो दी गई, लेकिन पुराणों का भी वो अध्ययन नहीं कर सकता था, मतलब वो उन्हें पढ़ नहीं सकता था। आपने वेद नहीं पढ़ने दिए, वेद जिनमें समस्त ज्ञान था। शूद्रों को संस्कृत भाषा सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि संस्कृत सीखने पर वह वेद पढ़ सकते थे। शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सुबह होने पर शूद्र सड़कों पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि उस समय परछाई सबसे लंबी बनती है, और वह लंबी परछाई किसी गैर शूद्र यानी कि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के घर पे पड़ सकती है। ऐसे में वह पल्यूटेड हो जाएगा। शूद्र को जब भी गलियों से गुजरना होता था, लाठी खड़का के, ठोक ठोक के गुजरना होता था कि दूर से पता लग जाए कि शूद्र आ रहा है। शूद्र सभी तरह के मलिन कार्यों से जोड़े गए। शूद्र को चमड़े की सफाई से जोड़ा गया, चमड़े का कार्य करना था। शूद्र को प्रथम 3 वर्गों को सर्व करना था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को हर तरह से सिर्फ सर्व करना था। तो इसकी पोजीशन सर्वाइल थी, सर्विट्यूड थी। ये एक तरह से सब्सिडरी था, उनके अधीन था। अब जब आपने किसी तरह से भी उन्हें वेद नहीं पढ़ने दिए, समाज में उन्हें पेरिफेरी पे रखा, उनका बहिष्कार किया, यानी कि आपने उनका बॉयकॉट किया, ऐसे में विकसित हो रहे समाज, उससे जन्म ले रही कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि उपलब्धियाँ, और उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से मोबिलाइज हो रहा लोगों का स्टेटस, ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाए शूद्र को। शूद्र उस विकसित टेक्नोलॉजी, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित समाज के किसी लाभ को अपने लिए ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि जो बुनियादी ढांचा है शिक्षा का, अध्ययन का, कारोबार का, कामकाज का, आपने उन्हें उन्हीं से वंचित कर दिया। उसका विकास ही नहीं हो पाया। सेम यही परिस्थितियां रहीं औरत के साथ। जो शूद्र की कंडीशन थी, यही वुमेन की कंडीशन थी। और भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारी जनसंख्या एक समय पर आज भी 16.6% अगर आप देखें तो दलित हैं, और 8.7% के अराउंड आदिवासी हैं। इनको जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा समाज बनता है। ये लगभग 25-26%, 1/4 भारत है ये। और उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग है द बैकवर्ड्स, आगे जा कर के इसी में जोड़ दें आप तो बहुत बड़ा समाज है। एक वर्ग महिला भी थी। महिला को ऑलवेज सबॉर्डिनेट किया गया, कभी पिता के, कभी पति के, कभी पुत्र के, कभी भाई के। उसकी भी पोजीशन उसे उस लेवल पर कभी अचीव नहीं हुई। वह भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी, एक्सेप्ट कुछ बड़े घरानों की महिला को छोड़ दें। वह भी बाहर जा कर के नहीं ग्रहण कर सकती थी, अपने पति या पिता से ग्रहण कर सकती थी, घर में ग्रहण कर सकती थी। नृत्य, कला, इन क्षेत्रों में महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया। नृत्यकियाँ बहुत विकसित की गई, नृत्यकियाँ, गणिकाएँ, इनका विकास किया गया, लेकिन जो घरेलू महिला है उसे इस क्षेत्र में नहीं जाने दिया। महिला को बाहर जाकर के कार्य करने की अनुमति नहीं थी, एक्सेप्ट लो क्लासेस। लो क्लास में जो महिला आती थी वह बाहर भी जाके काम करती थी, क्योंकि उन्हें खेतों में, पशु चराने में अपने पति का हाथ बटाना पड़ता था, तो वो कार्य करती थी। अपर क्लास वुमेन को बाहर जा कर के विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अपर क्लास में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ गई। मुस्लिमों के एडवेंट के बाद पर्दा प्रथा आ गया, क्योंकि उन्हें फिर पर्दे में रखा जाने लगा, तो औरत के लिए पर्दा प्रथा एक बहुत बड़ा बैन हुआ, मतलब कि उसने औरत को रोका बहुत सारी चीज़ों में शामिल होने से। सती प्रथा बहुत प्रोमिनेंट रही भारत में। पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसके शमन में शामिल हो जाना है, उसी में जल जाना है। राजपूताना, क्षत्रिय क्षेत्रों में जौहर प्रथा बहुत प्रमुख रही, जिसमें आप मास सेक्रीफाइस करते हैं, सभी एक साथ जल जाती हैं अग्निकुंड के अंदर। विधवा का विवाह होने की अनुमति नहीं थी, विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, चाइल्ड विडो रीमैरिज नहीं हो सकती थी। चाइल्ड मैरिज बहुत रैम्पेंट थी, बाल विवाह किए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। औरत को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये सारी चीज़ें महिला से जुड़ी थी, और महिला की भी डिग्निटी, इंडिपेंडेंस नज़र नहीं आती थी। इस तरह के माहौल में ये माना जा रहा था कि सही मायने में जो भारत की इस दयनीय परिस्थितियों का कारण है, वह कारण अंग्रेजी समाज नहीं है, अंग्रेजी शासन भी नहीं है, ब्रिटिश रूल नहीं है। वो इंडिया का ट्रेडिशनली इस्टेब्लिश्ड रिलीजियस और कल्चरल हियरार्की है। इस सांस्कृतिक परिदृश्य को पूर्णतः बदलना होगा। इस ट्रेडिशनल सेटअप को पूरी तरह चेंज करना पड़ेगा, और इसे चेंज करने के लिए
ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश्ड मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है। इस समय में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में आप नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न एंड द साउदर्न इंडिया। और इसमें अलग अलग विचारकों के मैं नाम भी बताऊंगा और जिन्होंने मूवमेंट रिफॉर्म किए, रिफॉर्मिस्टों के नाम भी जिक्र होंगे। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो मैंने अब तक बोला और जो आगे बोलूँगा सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसी में से मेंस के क्वेश्चंस निकलेंगे। आपको सब समझना है, डिटेल में समझो हर चीज़ को। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस ऐसे हुए जो रीज़न बने कि इस समय में स्ट्रॉन्ग सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना है कि रिफॉर्मिस्ट जो हैं वो ब्रिटिश रूल के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी आइडेंटिफाई करने में फेल रहे। यह भी मैं आपको समझाऊंगा। मूवमेंट की शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत जहाँ से करेंगे वह महाराष्ट्र होगा और महाराष्ट्र में जिन शख्सियत से शुरुआत करेंगे वो होंगे ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले या ज्योतिबा फूले या ज्योतिराव गोविंद राव फूले, जिस भी नाम से आप इन्हें जानते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि डिस्ट्रेस्ड, डाउन ट्रोडन सेगमेंट के ये मसीहा थे और यही आगे बढ़े हैं। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले, इनकी लीनिएज में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आगे बढ़ते हैं कांशीराम और आगे फिर आज आपको नज़र आती हैं बहन जी मायावती। ये बात आप याद रखें। लेकिन किसी हाल भी इन्हें कंपेयर ना किया जाए किसी से। इनकी सोच, इनके कृत्य सबसे भिन्न थे, अलग थे। तो हम महाराष्ट्र से इसकी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। चलिए समझते हैं ज्योतिबा राव फूले की सोच को और एस्पेक्ट्स को समझते हैं। 1827 में इनका जन्म हुआ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1848 से ही इनमें ज़बरदस्त परिवर्तन आने शुरू हो गए। किस तरह के परिवर्तन आने शुरू हुए समझें। देखिए, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में इनके पिताजी माली हुआ करते थे। एक गार्डनर फैमिली में इनका जन्म हुआ। तो ये शूद्र समाज से ही आते थे। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए, ये अति शूद्रों में नहीं आते थे। अति शूद्र वो जो कि अनटचेबल थे, तो ये अनटचेबल्स में नहीं आते थे। ये क्लियर हो गई बात। लेकिन क्योंकि शूद्र समाज का ये हिस्सा थे, अब तक ब्राह्मणवाद की वजह से इन पर हो रहे उत्पीड़न को, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन को इन्होंने अच्छे से महसूस किया था। तो ये ज़्यादा आइडेंटिफाई करते थे खुद को अति शूद्र समाज से। तो ये जान सकते थे कि अति शूद्र समाज को क्या क्या फेस करना पड़ा होगा। तो इनकी अफिनिटी ज़्यादा थी उनसे, इनकी क्लोजनेस ज़्यादा थी, क्योंकि ये स्वयं भी शूद्र समाज से आते थे। ये बात क्लियर हुई। 11-12 बरस की आयु से ही ये इन कॉजेज़ के साथ जुड़े थे। लेकिन 21 वर्ष की आयु में एक विवाह में इनके साथ एक घटना हो जाती है। इन्हें कहा जाता है कि आप एक मित्र के विवाह में ये जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि आप यहाँ से पलायन कर जाएं, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप शूद्र हैं। जब इनके साथ ये घटना होती है तब ये फुल्ली एजिटेट होते हैं और तब ये कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूट कॉज क्या है इस कास्ट सिस्टम का। वेयर इज़ द रूट कॉज एंड व्हाट इज़ द रूट कॉज। ये कहाँ से आई कास्ट, कौन इसे लेजिटिमेट करता है, माने कि विधि सम्मत बनाता है, और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो इसे ऑथेंटिकेट करके सब्सटेंस देते हैं। ये मुझे जानना है। इन्होंने तकरीबन सारे वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ जिनमें मनुस्मृति, बाइबल, कुरान, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए ग्रंथ अच्छे से पढ़ डाले, सारे बहुत खूबसूरती से। और उन सबको पढ़ने के बाद ये एक निष्कर्ष तक पहुँचे। निष्कर्ष क्या था इनका? निष्कर्ष का मतलब यहाँ पर एक कंक्लूजन तक पहुँचे। कंक्लूजन क्या था इनका? कंक्लूजन इनका ये था कि दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दो चीज़ें। तो सारी कहानी ज्योतिबा राव फूले की, आपसे अगर MCQ आए या फिर मेंस का क्वेश्चन आए जनरल स्टडीज़ कि ज्योतिबा राव फूले की डॉक्ट्रिन किन दो स्तंभों पर आधारित थी, 2 पिलर्स पे बेस्ड थी, तो फर्स्ट इज़ द इक्वलिटी, सेकंड इज़ द रैशनलिज्म। इक्वलिटी एंड रैशनलिज्म। किस तरह से इन्होंने इस इक्वलिटी एंड रैशनलिज्म को एक्सप्रेस किया, और यहीं से ये हर चीज़ को निकाल के रख देंगे बाहर। इक्वलिटी का यहाँ पर इनका कहने का उद्देश्य ये है
कि इक्वलिटी मतलब सीधे सीधे अटैक होना चाहिए कास्टिज्म पे, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज़ खत्म होनी चाहिए, ये पहली चीज़। सेकंड, जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटीज़ खत्म होनी चाहिए, ये दूसरी चीज़। तीसरा, इक्वलिटी का आधार है वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये तीसरा एस्पेक्ट। चौथा, इनइक्वलिटी का आधार यहाँ पर ये बनता है कि वुमेन के पोटेंशियल को, वुमेन की डिग्निटी को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया, उसे वर्किंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसे एजुकेट नहीं किया गया, उसे एक्सपोजर नहीं दिया गया। इन चीज़ों को ख़त्म करना है, यह बनता है आधार इनइक्वलिटी का। तो यहाँ से रिस्टोर होगी इक्वलिटी। और सभी धर्म ग्रंथ जिन्होंने इनइक्वलिटी को पोषित किया है उन सभी को सिरे से नकारना है। तो इक्वलिटी के क्षेत्र में जब ये काम करेंगे तो ये इन बिंदुओं पे काम करेंगे। जब ये रैशनलिज्म के क्षेत्र में काम करेंगे तो किस में काम करेंगे? रैशनलिज्म से इनका उद्देश्य ये था, ये कहते थे कि ये कास्टिज़म कभी भी इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता था अगर इस डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक डिवाइन प्रिंसिपल ना डेवलप किया होता। वो ये कहते हैं कि एक एलियन सेगमेंट इंडिया में आया, जैसे वो क्या कहते हैं, आर्यंस, कि द एलियन आर्यंस ये इंडिया में एंटर हुए। इंडिया में एंटर होने के बाद इन्होंने जो लोकल इनहेबिटेंट थे यानी कि द द्रविडास, इन लोकल इनहेबिटेंट्स को इन्होंने सप्रेस किया और सप्रेस करने के बाद इन्होंने उनको अपना स्लेव बनाया। तो इन्होंने एनस्लेवमेंट कर दी, दास बना लिया, और यह दासता सदा ही चलती रहे, कभी ख़त्म ना हो। इसके लिए फिर इन्होंने इन्वेंट किया एक नया इंस्ट्रूमेंट, और वो इन्वेंशन है द डिवाइन मैकेनिज़्म, द डिवाइन थ्योरी। और वो डिवाइन थ्योरी को ऑथेंटिकेट करता है, ऑथोराइज करते हैं वो ग्रंथ, दैट इज़ द वेदास, जिनको इन्होंने कहा कि यह डिवाइन है। यानी कि वेद क्या है? अपौरुष है, जो पुरुषों के द्वारा लिखे ही नहीं गए हैं। ये तो सेजेस हैं, वह ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखे हैं, और उन ऋषियों ने भी वह इसलिए लिखे हैं कि उन्हें सीधे रिवील हुए हैं देवताओं से, और ये रिवील्ड हैं। इनमें यह प्रथाएं दी गई हैं, तो फिर इनका तो पालन करना ही है। तो एक पेरेनियली यह डॉक्ट्रिन फॉलो होती रहे, ऐसा कंसेप्ट करने के लिए इन्होंने ये किया। और ज्योतिबा राव फुले यही नहीं रुकते, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण वेद इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहता था शूद्र को, वह इसलिए नहीं उसे जानकारी देना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर ये वेद पढ़ लेंगे, अगर ये संस्कृत का ज्ञान रख लेंगे, तो इन्हें वेदों में गिवन सारे टूल, मैकेनिज़्म और मोड पता लग जाएंगे सप्रेशन के, जिसके तहत शूद्रों का सप्रेशन किया गया। ये कौन कहता है? ज्योतिबा राव फूले, कि इसलिए वेद पढ़ने, वेदों का अध्ययन करने नहीं दिया जाता है शूद्रों को, ये वो मानते थे। तो फिर यहाँ पे रैशनलिज्म में वो कहते हैं कि अब जब डिवाइन कंसेप्ट इस्टेब्लिश कर दिया है आपने इस वैदिक कंसेप्ट के तहत, इस डिवाइन कंसेप्ट को हर बार, हर समाज, हर जनमानस में स्थापित करने के लिए एक वर्ग आता है स्थापित करता, ब्राह्मणा, जो इसे हर पीढ़ी में, हर कण कण में, हर गण गण में, हर वर्ण में स्थापित करता है कुछ रीति रिवाज और पद्धतियों के माध्यम से, जिसे उन्होंने कहा रिचुअलिज्म। तो फिर आती है एलेबोरेटेड रिचुअल प्रैक्टिसेस, जिसमें एक रिचुअल प्रैक्टिस है द्विज, दोहरा जन्म, जिसमें कुछ लेखकों ने जब ये तर्क दिया कि ह्यूमैनिटी में तो सभी एक साथ जन्म लेते हैं, हम सब तो एक यूनिवर्सल सोल का हिस्सा है, मनुष्य तो एक ही प्रक्रिया से जन्म लेता है। और ज्योतिबा राव फूले भी कहते थे रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, धार्मिक सार्वभौमिकता है ना, सभी धर्म तो यूनिवर्सली एक ही हैं, एक ही लेवल पे जाके मिल जाएंगे। इसकी भी काट निकाल ली, ज्योतिबा राव फूले कहते हैं ब्राह्मण ने इसकी भी काट निकाल ली कि 8-9 साल या 10 साल के हो गए तो ब्राह्मण द्विज हो जाता है, शूद्र द्विज नहीं हो सकता। द्विज माने जनेऊ धारण करेगा, उपनयन संस्कार होगा, और उस दिन से उसका ब्राह्मण योनि में पुनः जन्म माना जाता है। इसलिए जनेऊ जो है वो एक तरह का ब्रह्म अस्त्र है एक ब्राह्मण का। तो कहता है ये रिचुअल्स, ये यज्ञ पद्धतियाँ या विवाह की पद्धतियाँ, यह सब पाखंड है जो उस कंसेप्ट को फैक्चुअली इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किए गए। इसी में वो कहते हैं कि अब इस पाखंड को
और मजबूत करके अपनी आय का साधन बनाने के लिए ये लोग मूर्ति पूजा लेकर के आए, ये लोग मंदिर जैसी संस्थाएं लेकर के आए। तो वो ये कहते हैं कि कर्म कांड, मूर्ति पूजा, मंदिर, धर्म ग्रंथ और इनसे जुड़े हुए ये वर्ग यानी कि ब्राह्मण, इन सबको मैं बॉयकॉट करता हूँ। ये कोई भी वैलिड नहीं है। ये है रैशनलिज्म, मतलब कोई अंधविश्वास नहीं चल सकता। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन अपनी डिग्निटी को तब अचीव करता है जब वो हर कार्य के पीछे की रीजनिंग को समझे। और ज्योतिबा राव फूले के मुताबिक धर्म ग्रंथ, सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज, उनमें दी प्रक्रियाएं, ब्राह्मणास, मूर्तियाँ, मंदिर, ये सब कुछ एक पर्सन को रीजनिंग फाइंड आउट करने से रोकते हैं, सत्य की तलाश करने से रोकते हैं। और यहीं से पैदा होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। और ये अंधविश्वास एक प्रक्रिया है जिसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ऑर्डर को सदा ही सदा बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इसलिए एक समय में ज्योतिबा राव फूले एक समाज बनाएंगे जिसका नाम होगा सत्य शोधक समाज। वह समाज जो सत्य पे शोध करता है, जो सत्य को फाइंड आउट करता है। तो सत्य शोधक समाज 1875 में बनेगा, सोसाइटी फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ। ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आता है कि सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया और इसका मतलब क्या था। तो सोसाइटी फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ, सत्य क्या है यहाँ पर? अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ कि सत्य तलाशना है तो क्या सत्य तलाशना है? सत्य यह तलाशना है कि सत्य क्या है ईश्वर का, ईश्वर है। सत्य क्या है प्रकृति का, क्या मनुष्य प्रकृति से भी बड़ा है? क्या प्रकृति भेद करती है किसी तरह का? क्या किसी तरह के वैदिक ग्रंथों में जन्म के आधार पर किसी के बीच में आप ऐसा वर्गीकरण कर देंगे, इसके पीछे का सत्य क्या है? क्या कोई सदा ही पेरेनियली इनइक्वल स्टेटस जीता चला जाएगा, इसका सत्य क्या है? सूर्य पूर्व से उगता है, ऐसा वेदों में कहा है, ये इसलिए सत्य है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य है। पश्चिम में डूबता है, इसके पीछे क्या सत्य है? वर्षा इंद्र के प्रकोप से होती है या वर्षा एक वैज्ञानिक क्रम है, इसके पीछे का सत्य क्या है? फसलें वरुण की इच्छा से होती हैं या फसलें एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत होती हैं, इसके पीछे का सत्य क्या है? क्या लक्ष्मी ही है जो भूमि को उर्वर बनाती है, फर्टाइल बनाती है, या भूमि में छुपे हुए मिनरल्स हैं, उसके मॉइस्चर है, उसका ह्यूमस कंटेंट है जो उसे फर्टाइल कराता है, इसका सत्य क्या है? तो प्रत्येक वह चीज़ जिसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है, वह सत्य है। और प्रत्येक वह चीज़ जिसके पीछे लॉजिक नहीं, रीजनिंग रही, वह सत्य नहीं है। ज्योतिबा राव फूले हैं जो ये कहते हैं कि देयर विल बी नो रिचेस विदाउट विगर, नो रिचेस विदाउट विगर। कोई धन, कोई संपदा नहीं है अगर आप में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कोई धन, कोई संपदा नहीं अगर आप में शक्ति सामर्थ्य नहीं है। शक्ति सामर्थ्य है यदि, तो ही धन संपदा को आप सहेज सकते हैं। वह कहते हैं देयर विल बी नो विगर विदाउट मॉरलिटी। कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य का कोई औचित्य नहीं अगर आप में नैतिकता नहीं है। देखिए, एक अनैतिक आदमी के हाथ में पकड़ी बंदूक और एक नैतिक आदमी के हाथ में पकड़ी बंदूक में बहुत अंतर है। नैतिकता के बिना बल बिल्कुल वैसा है जैसा कि पावर विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह एक तरह का जघन्य अपराध होता है। वह यह कहते हैं देयर विल बी नो मोरालिटी विदाउट एजुकेशन। कोई नैतिकता नैतिकता नहीं है अगर उसमें, देयर विल बी नो मोरालिटी विदाउट नॉलेज। कोई ज्ञान, कोई नैतिकता नैतिक नहीं अगर उसमें ज्ञान नहीं है। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि आप नैतिक हैं, हो सकता है आप अनैतिक हो। आपका निर्णय सही मायने में नैतिक है या अनैतिक, यह तो ज्ञान पे आधारित है ना। बिना ज्ञान के आपको लग सकता है कि आप नैतिक हैं। आप दो लोगों को कंबल बांट रहे हैं, आपको लग सकता है कि आप नैतिक हैं, पर आपने यह देखा ही नहीं कि सही मायने में सामने वाला आपको बेफूल तो नहीं कर रहा। यह आपको तभी पता लगेगा ना जब आपके भीतर ज्ञान होगा। और वो कह रहे हैं देयर विल बी नो नॉलेज विदाउट एजुकेशन। कोई ज्ञान नहीं है बिना शिक्षा के। तो वो कह रहे हैं कि सभी कारणों का मूल शिक्षा में है, सभी कारणों का मूल शिक्षा में है। शिक्षा को बढ़ाएंगे, शिक्षा लेकर के आएंगे। तो उन्होंने फोकस एजुकेशन पे किया, ये बात याद रखें। और ये लाइनें एज इट इज़ स्टेटमेंट आएगी कॉमा डाल के, और आपको आगे लिखा जाएगा असेस, इवेल्युएट, एलेबोरेट, डिस्क्राइब। तब आपको बताना है कि ये ज्योतिबा राव फूले की लाइनें थी और उनका कंसेप्ट यहाँ पर यह था।
कि उन्होंने इनइक्वलिटी को, यानी कि इक्वलिटी वाला कंसेप्ट, और उन्होंने इरैशनैलिटी को, यानी कि सुपरस्टिशन वाला कंसेप्ट को जोड़ा अशिक्षा से, इलिटरेसी से, अनअवेयर्ड सोसाइटी से, अनअवेकंड सोसाइटी से। वो ये कहते थे कि जब तक जनमानस अवेयर्ड और अवेकंड नहीं होंगे तब तक ये मेंटली और फिजिकली स्लेवरी से मुक्त नहीं होंगे। तो ज्योतिबा राव फूले का कंसेप्ट बहुत डीप था। वो फिजिकल स्लेवरी की बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पर फिजिकल स्लेवरी है जिस स्लेवरी को आप कहते हैं किसी को बंधुआ मजदूर बना के अपने खेतों में रख लेना, या यहाँ पर फिजिकल स्लेवरी है जिस स्लेवरी में अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल स्लेवरी? जो शूद्र त्रस्त है दिमागी तौर पर कि उसे ये लगता है कि ना, पाप लगेगा अगर मैं वेदों को पकड़ूंगा, पाप लगेगा अगर मैं संस्कृत सीखूंगा, पाप लगेगा अगर मैं मंदिर जाऊंगा, ऐसा जघन्य अपराध मैं नहीं कर सकता। यह मस्तिष्क, मानसिक दास्ता से मुक्त कराना है आपको। इसके लिए आपके भीतर व्याप्त अशिक्षा खत्म करनी होगी, इलिटरेसी खत्म करनी होगी, आपको जागरूक बनाना होगा। यह करने के लिए उन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। इतनी बात समझ में आई? महाराष्ट्र के डेमोग्राफिक्स बहुत यूनिक थे 1881 के। अगर हम 1881 के सेंसस की बात करें महाराष्ट्र के, तो कुल महाराष्ट्र के अंदर उस समय में 74.8% हिंदूज हैं, और कुल जनसंख्या 74% तो हिंदू ही हिंदू हैं। कुल जनसंख्या का 55.25% कुनबी समाज है, जैसे आप मराठा कुनबी। अगर आज आप महाराष्ट्र जाते हैं तो मेनली आपको जो मिलेंगे, कौन मिलेंगे? कुनबी, कुनबीज यानी कि मराठास। ये कुनबीज एग्रीकल्चर पे अच्छा होल्ड रखते थे। ये एग्रीकल्चरली फ्लरिश्ड सेगमेंट था, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था, फाइनेंशियली बैकवर्ड नहीं था। लेकिन इनके एग्रीकल्चर होल्ड के बावजूद भी, इनके एग्रीकल्चरली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी प्रोमिनेंट पोजीशन समाज में ब्राह्मणों का था। प्रोमिनेंट पोजीशन समाज में किनका था? ब्राह्मणों में था। कारण क्या हो गया? ट्रेडिशनल रिचुअल स्टेटस। ट्रेडिशनल रिचुअल स्टेटस, तो ये ट्रेडिशनल रिचुअल स्टेटस ही तो था ब्राह्मणों का, जो उन्हें तीव्र गति से अंग्रेजों के द्वारा स्थापित मॉडर्न प्रोफेशनल फील्ड्स, मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ इमीडिएटली अडेप्ट करा गया। देखिए एक बात याद रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। रिजर्वेशन के प्रोविज़न का आधार क्या रखा था भीमराव अंबेडकर ने? डॉक्टर साहब ये कहते थे कि दो लोगों को एक लाइन से नहीं दौड़ाया जा सकता अगर दोनों के सामर्थ्य में अंतर है, पहले उन्हें बराबर लाना पड़ेगा। ये सोच उनके अंदर रात रात सपने में नहीं आई थी, ये उन्होंने महसूस की थी। भारत का वह ब्राह्मण वर्ग जो सही मायने में पहले से ही वेद और बाकी ग्रंथों में शिक्षित है, सारी नॉलेज लेता रहा है, वही वर्ग है जो सबसे पहले अंग्रेज़ों के नज़दीक भी आया है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत आने के बाद जब इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम, इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम को समझना चाहा, तो उन्होंने भारतीय परंपरा, संस्कृति, संप्रदायों को समझने की कोशिश की। यहाँ के धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रों को समझा। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों और यहाँ के हिंदू स्कूल्स की हेल्प ली। इसी के तहत फिर उन्होंने नियम भी बनाए। इसी के आधार पर पहले से शिक्षित वर्ग अंग्रेजी तंत्र के द्वारा दी गई मॉडर्न फैसिलिटीज़ को सबसे पहले अपना गया। यही तो कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सारस्वत ब्राह्मणों की कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। और ये सारस्वत ब्राह्मण कौन है? महाराष्ट्र के ब्राह्मण। इसलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का दल है, ये सभी को तो रिप्रेजेंट करता ही नहीं। क्योंकि उस समय एजुकेटेड मिडिल क्लासेस कौन बन करके आए? जो कांग्रेस के मेंबर थे। और वो एक तरह से कौन थे? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेशनल्स। और वो कौन थे? अधिकतर ब्राह्मणास। आई बात समझ में? तो ब्राह्मणा ये फैसिलिटीज़ ले रहे थे। यह चीज़ ज्योतिबा राव फूले को भयभीत करती थी कि ये तो पेरेनियल ही बैकवर्डनेस हो गई शूद्रों के लिए। पेरेनियल बैकवर्डनेस क्यों? मॉडर्न सिस्टम आ गया, उसके तहत मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी आ गई, उसमें ब्राह्मणास। मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, ब्राह्मणास। आने वाले समय में मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आएगा, डेमोक्रेसी बेस्ड, ब्राह्मणास। मतलब सदियों से जो उत्पीड़ित है, जो शोषित है, वही आगे भी शोषित होगा, उत्पीड़न होगा। फिर काहे की आज़ादी होगी और किस तरह की फ्रीडम? यह नहीं, इस तरह से एक एनवी है, एक विरोधाभास है ज्योतिबा राव फूले के अंदर
उस एजुकेटेड मिडिल क्लास और सो कॉल्ड लिबरल क्लास को लेकर के जो शूद्र की बात उस तरह से नहीं करता। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे में लिबरल कास्ट का भी तो जन्म हो रहा है इसी समय में। 1885 में कांग्रेस भी तो बनेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में उसकी स्थापना होगी। लिबरल्स और ज्योतिबा राव फूले हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखे हैं। उसका बेसिस ही ये रहा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जानती थी कि हम अभी एक वीक बॉडी के तौर पर खड़े हैं। ऐसे में हम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक नेशनल कैरेक्टर की पॉलिटिकल बॉडी बनना चाहते हैं। शासन भारत में अंग्रेज़ों का है, वो हमें कभी नहीं चलने देंगे या बनने देंगे अगर हम सीधे सीधे अंग्रेज़ी नीतियों के विरोध बात करेंगे। दूसरा, वो ये जानते थे कि हमारे जो मेंबर और हमारे जो लीडर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने लोगों से जुड़े हैं और भारतीय समाज में जातिवाद, धर्म, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कांग्रेस के सेशंस में, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अभी से जातिवाद के विरोध में या क्लास सिस्टम के विरोध में बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे जो लीडर जिन जिन क्षेत्रों से आते हैं उन क्षेत्रों में उनको जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो समर्थन छूट सकता है, हमारे फंड बंद हो सकते हैं, क्योंकि फंड ज़मींदार देता है और ज़मींदार ही है जो किसान यानी कि गरीबों पे उत्पीड़न कर रहा है। हमें मेनली बिजनेस, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सेगमेंट सपोर्ट करता है और ये बिजनेस, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सेगमेंट ही तो है जो लेबर को, वर्कर को और किसानों को लूट